Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। समय बदलते देर नहीं लगती। एक दौर था जब भारत में निवेश आता था और भारत के प्रधानमंत्री खुश होते थे। वो कहते थे कि भारत में नौकरियां बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत में प्रोडक्शन मजबूत होगा। अब दोस्तों समय बदल चुका है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एफडीआई की बात करने वाले हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को अंत तक, आपको बहुत सारी चीजें जानने और समझने को मिलेंगी। नई नई चीजें आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों खबर क्या है? खबर यह है कि यूएस में अरबों डॉलर का निवेश करेगी रिलायंस, बनाएगी तेल रिफाइनरी। आज तक भारत के प्रधानमंत्री, भारत के बहुत सारे मुख्यमंत्री दूसरे देश में जाया करते थे और दूसरे देश से जाकर निवेश लेकर आते थे, इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब भारत की एक कंपनी जिसका नाम है रिलायंस, आप जानते होंगे मुकेश अंबानी की कंपनी है और पूरे विश्व में सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर कहीं पे है तो जामनगर में है। और किसकी है? रिलायंस की है दोस्तों। अब ये रिफाइनरी जो है, रिलायंस कंपनी जो है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अमेरिका में। और अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया आज तक। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना, राष्ट्रपति अमेरिका के कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं एक बार इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं और पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका इज रिटर्निंग टू रियल एनर्जी डोमिनेंस, है ना। लेकिन मुख्य जो मेन पॉइंट है वो एक बार आप देख लीजिए। फर्स्ट न्यू यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर्स इन टेक्सास। पिछले 50 सालों में पहली बार कोई ऑयल रिफाइनरी की कंपनी वहां पे स्टैब्लिश हो रही है। और वो कौन सी है? रिलायंस है। और रिलायंस कहां की कंपनी है? भारत की। तो भारत के लिए काफी गर्व का विषय है, एक गर्वान्वित करने वाला विषय है कि भारत की कोई कंपनी अमेरिका में जाकर निवेश कर रही है। भारत में तो निवेश कर ही रही थी, लेकिन अब अमेरिका में जाकर निवेश कर रही है। ये हमारे लिए काफी गर्व करने का विषय है, क्योंकि अभी तक दूसरे देश आकर हम पे निवेश करते थे, अब हम भी जाकर जो है, हम तो निवेश करते हैं लेकिन बड़े अमाउंट में जो है जाकर निवेश कर रहे हैं। ये काफी गर्व का विषय है हमारे लिए। इसीलिए उन्होंने कहा है द बिगेस्ट इन यूएस हिस्ट्री, यानी कि अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा निवेश कभी नहीं हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। फिर आप यहां पे देख लीजिए, वो कह रहे हैं क्या? थैंक यू। थैंक यू किसको कह रहे हैं? इंडिया को कह रहे हैं और लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड एनर्जी कंपनी रिलायंस को थैंक यू कह रहे हैं। दोस्तों देखो ये काफी अच्छी बात है कि भारत की कोई कंपनी जो है जाके विदेश में निवेश कर रही है और वहां पे जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी। वहां के लोगों के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, यानी वहां का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये आप इसको अगर कहानी को समझोगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिलायंस जो है वो अमेरिका जा रही है और अमेरिका में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा है? 300 बिलियन डॉलर का आई थिंक इन्वेस्टमेंट है। 300 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है। 300 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है ये भी आपको समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट में इसको डिस्कस करता हूं मैं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। और पड़ोसी कौन है यहाँ पे? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। तो पड़ोसियों को हम नहीं बदल सकते, अपने दोस्त को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार ये बात कही थी और ये बात आज सत्य होती दिख रही है दोस्तों। आज भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आ गए हैं। ऐसा क्या हुआ है दोस्तों? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कहा था, ये खबर मैंने कवर भी किया था और आपको उसी दिन मैंने बताया था कि ये होने वाला है, जो आज हुआ है ये होने वाला है। ये आज से 5-6-7 दिन पहले ही मैंने बता दिया था, जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया एंड चाइना शुड व्यू ईच अदर एज पार्टनर। भारत और चाइना एक दूसरे को पार्टनर के रूप में देखें, दुश्मन या फिर जो है राइवल के रूप में ना देखें, नॉट राइवल्स। अपॉर्चुनिटी इंस्टीड ऑफ थ्रेट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांगी। और वांगी ने जो है ये बात बोली थी कि दोनों एक दूसरे को पार्टनर के रूप में देखें और दोनों जो है मिलकर काम करें, दोस्त के रूप में काम करें, राइवल्स ना देखें। अब देखो ये जो खबर आई इसके बाद भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन है? भारत सरकार ने गवर्नमेंट रिलैक्सेस नॉर्म्स फॉर चाइनीज एफडीआई क्लियरेंस इन 60 डेज फॉर सेलेक्ट सेक्टर्स, यानी कि चाइना की कंपनियों को एक रास्ता खोल दिया है। आपको पता होगा कि 2020 के बाद चाइना के ऊपर हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन अब वो सारे रेस्ट्रिक्शंस लगभग हटा दिए गए हैं। अब चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में होगा दोस्तों। समझ में आ रही बात? यहां देखिए, इंडिया चाइना रीसेट रिलैक्स रूल्स अलाउ बीजिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया आफ्टर अबाउट 6 years ऑफ फ्रिक्शन। 6 साल पहले 2020 के बाद ये जो भी टेंशन हुए थे हमारे कुछ समय में, उसके बाद से जो हमने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था वो सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो है, पीआईबी का जो है ये प्रेस रिलीज है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आपको एक और बात समझाना चाहता हूं मैं। चाइना टू स्पेंड $55 बिलियन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चाइना और भारत में क्या फर्क है दोस्तों? चाइना जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है। कितना? $55 बिलियन जो है सेमीकंडक्टर पे खर्चा करता है, एआई पे खर्चा करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड पे खर्चा करता है। यानी कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो किन क्षेत्रों में है, किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, ये आप देख लीजिए। देखो कोई भी इकोनॉमी होती है उसमें 3 सेक्टर होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर और तीसरे को बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। देखो कोई भी इकोनॉमी जो होती है अगर उसको बड़ा बनना है, उसको डेवलप बनना है, विश्व गुरु बनना है एक तरीके से आम भाषा में बोले तो कैसे बढ़ती है? तो प्राइमरी से आती है सेकेंडरी में और सेकेंडरी से आती है टर्शियरी में। लेकिन भारत का अगर आप इतिहास देखेंगे तो भारत में ऐसा नहीं हुआ।
भारत में क्या हुआ, भारत जो है सीधे प्राइमरी सेक्टर से सीधे जो है टर्शियरी सेक्टर में आ गया। इसीलिए भारत में अगर आप जीडीपी देखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है सर्विस सेक्टर का लगभग 56%, सेकेंडरी सेक्टर का लगभग 27%, और माइनस कर ली 56 और 27 जोड़ के 14, 15, 16% तक जो है वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अगर हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ा रहता इंस्टेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तो हम जो है आज चाइना के बराबरी में रहते। लेकिन दिक्कत क्या हुई, हम डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर पे जंप कर गए, हमने सेकेंडरी सेक्टर को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए पिछले मतलब 70-75 साल के इतिहास में। तो मैं ये बात, तो हमको ज्यादा फोकस किस पे करना है, सेकेंडरी सेक्टर पे करना है, ये तो हमारा आगे चल ही रहा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर पे हमको काम करने की जरूरत है। देखो ये चाइना जो है, यही चाइना है जिसके साथ हमारा डोकलाम का इशू था, यही चाइना जिसके साथ हमारा गलवान का इशू है, यही चाइना है जिसके प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि भाई चाइनीज सामान को प्रोडक्ट बैन करो, यही चाइना है जिसके ऐप्स को हमने बैन किया था, सारे चाइनीज ऐप्स को हमने बैन कर दिया, यही चाइना है जो अरुणाचल प्रदेश में हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है बाउंड्री के लिए, यही चाइना है जो बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह जाकर जो है म्यांमार, पाकिस्तान सबको सप्लाई करता है हमारे खिलाफ। पाकिस्तान का किसने साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, आपको पता है भली भांति, चाइना ने बहुत साथ दिया था पाकिस्तान का। अब इनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे करने पड़ रहे हैं, कारण क्या है, कारण है कि भाई ये इंडिस्पेंसेबल है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब चाइना के साथ आपको रहना ही पड़ेगा, चाइना को आप छोड़कर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। हमने बहुत सारे बॉयकॉट किए, लेकिन आप भी अगर आज घर में अपने सामान को देखेंगे, जो भी आप प्रोडक्ट को परचेज कर लाते होंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें चाइनीज बनी हुई, चाइना में बनी हुई चीजें मिलेंगी आपको। यानी कि हमने एक तरीके से देखिए, दो चीजें होती हैं, ये भी आप समझ लीजिए, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात। तो हमने क्या किया, हम तो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए, लेकिन हम इंपोर्ट करना जारी रखें। तो इससे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बीओटी बोलते हैं उसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव में चला गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव में कब जाता है, जब हम आयात जो है ज्यादा करें और निर्यात कम करें। यानी कि आम भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि मान लो कि मैं 100 रुपए का सामान बाहर भेज रहा हूं और 200 रुपए का सामान बाहर से मंगा रहा हूं, यानी कि 100 रुपए का क्या है, मेरा निगेटिव है, बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव में चला जाएगा। तो चाइना के साथ हम जो है एक निगेटिव में जा रहे थे, है ना, हम ज्यादा सामान मंगा रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। तो अब जो है रास्ता खुल गया है, अब इन्वेस्टमेंट वहां से भी आएगा, तो वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी कि हमारा एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। देखो दोस्तों, भारत को चाइना के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाइना के रास्ते पे अगर हम चले तो हो सकता है आने वाले समय में हम चाइना को बहुत आसानी से बीट कर पाएंगे। भारत को क्या करना है, तो भारत को पुअर, यूथ, फार्मर और वुमेन, ये 4 लोगों पर काम करना है ना। 4 अगर लोगों पर, मैं सेक्टर वोक्टर की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग चीज है, लेकिन 4 अगर इस प्रोफेशन होते हैं ना, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, अलग अलग जाति होती है, अलग अलग धर्म होता है, मेरे लिए यही 4 जाति है, मेरे लिए यही 4 धर्म है। एक तो गरीब लोगों पे आप काम कीजिए, यूथ पे काम कीजिए, है ना, क्योंकि हमारे भारत में यूथ बहुत ज्यादा है ना, और यूथ का अगर हम लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए तो हम हर सेक्टर में अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो यूथ पे, पुअर पे, फार्मर पे काम करें, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और वुमन पे काम करें तो वुमन का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा सकते हैं हम लोग जीडीपी में। तो ये 4 लोगों पर अगर हम क्या करें, ये 4 प्रोफेशन पे काम करें, इन 4 सेक्टर पे काम करें, तो हमारे देश का ग्रोथ बहुत इजिली और बहुत तेजी में हो पाएगा। दूसरा और क्या ध्यान देने वाली बात है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इंडस्ट्री, एआई, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा हमको। हम इन सब चीजों पे जब तक काम नहीं करेंगे, हम चाइना को बीट नहीं कर पाएंगे, और चाइना पहले बीट करेगा तब तो अमेरिका को बीट करेंगे। तो पहले चाइना को पीछे करना है हमें, और चाइना को पीछे करने के लिए इन सारे फील्ड में आपको काम करना ही पड़ेगा। बिना इस पर काम किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज एआई समिट हम आज कर रहे हैं अपने देश में, एआई पे काम करना शुरू कर दिया था चाइना बहुत साल पहले। सेमीकंडक्टर पे आज हम बात कर रहे हैं, हमने नोएडा में प्लांट भी लगाया, उसका इंडस्ट्री भी सेटअप कर रहे हैं, लेकिन चाइना बहुत पहले से उस पर काम कर रहा है। तो अब हमको चाइना को बीट करना है, तो इन सारे सेक्टर्स में काम करना पड़ेगा। हमें अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है, मान लो हमारे यहाँ ऑयल नहीं है, जाहिर सी बात है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, हर जगह नहीं मिल सकता है, भारत में उतना ऑयल नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सारा 90% इंपोर्ट करते हैं। तो हमें किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई अगर कतर नहीं देगा तो भाई हमारे पास तो तेल ही नहीं पहुंचेगा। तो भारत को चाहिए कि भाई अलग अलग कंट्री से हम लोग डाइवर्सिफाई करें अपने इंपोर्ट को, ताकि हमारे पास कभी इसका रिस्क ना हो, क्राइसिस ना हो। समझ में आ रही बात? तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा मार्केट को। साथ ही साथ मान लो कि अगर अमेरिका हम पर 50% का टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका का मार्केट हमारे लिए एक तरीके से बंद हो गया। तो हमें बाकी मार्केट को भी देखना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन में भेज सकते हैं क्या, हम दूसरे देश को देख सकते हैं क्या, तो दूसरे देश को भी हमें देखना पड़ेगा, यानी कि मार्केट अलग अलग देखना पड़ेगा जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को बेच सके, हम अपने प्रोडक्ट को भेज सके। चाइना ने हम पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो ऐसा थोड़ा कि हम लोग बैठे रहेंगे अपने सामान को देश में रखेंगे, हमको बाहर भी भेजना है, क्योंकि बाहर से तो हम चीजों को मंगा रहे हैं, लेकिन अपनी चीजों को अगर बाहर नहीं भेजेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस मेंटेन रखना है। साथ ही साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमने बोला कि चाइना से ये वाला पेंसिल जो है, ये जो पेंसिल मैं ले रहा हूं, इस पेंसिल को हम चाइना से नहीं मंगाएंगे। ठीक है भाई, हम चाइना से ये पेंसिल नहीं खरीदेंगे, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूशन कहां है? भारत में जब तक ये पेंसिल बनना शुरू नहीं होगा,
तब तक मैं इसको चाइना से खरीदना बंद कैसे करूंगा? चाइना से मैं तभी ये पेंसिल खरीदना बंद कर सकता हूं जब भारत में ऐसी पेंसिल बनना शुरू हो जाए। भारत में ही जब ऐसी पेंसिल बनना शुरू हो जाएगी, भारत में ही जब ऐसे बोर्ड बनना शुरू हो जाएंगे, तो मैं चाइना से क्यों खरीदूंगा? समझ में आ रही है बात आपको? तो इसीलिए चाहिए हमको क्या? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो भी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो भारत सरकार का जो ये स्कीम है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सारे स्कीम्स पे बहुत रैपिड स्केल पे काम करने की जरूरत है। देखो, सरकार को दो काम करने पड़ेंगे। एक तो उनको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा कि भाई अभी क्या कर सकते हैं, बाद में क्या कर सकते हैं। मान लो कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बहुत रेप की घटनाएं हो रही हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि सर हम लोगों को समझाएंगे कि भाई ये चीजें गलत हैं, हम उनकी मोरल पुलिसिंग करेंगे, हम उनको मोरालिटी सिखाएंगे कि भाई ये तुम्हारी बहन है, बहन के साथ ऐसा नहीं करते हैं, गलत व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। किसी को समझाना, किसी को व्यवहार में बदलाव लाना, ये 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं इसमें। तो सर फिर हम इंतजार करेंगे, आज जो घटना हो रही है फिर उसको कैसे सुधारेंगे? उसको सुधार सकते हैं, कानून को मजबूत बनाइए, स्ट्रिक्ट लॉ लाइए, स्ट्रिक्ट लॉ लाने के बाद उसका क्विक डिस्पोजल कीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाइए। समझ में आ रही है बात? ये हो गया शॉर्ट टर्म गोल। और वो जो मैंने बताया क्या है, वो लॉन्ग टर्म गोल है, उसमें टाइम लगेगा। किसी के दिमाग को बदलना, किसी की सोच को बदलने में समय लगता है, लेकिन कानून हम ला सकते हैं, उसको स्ट्रिक्ट बना सकते हैं। हम रोड पे स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं कि नहीं? ये तो 2-4 दिन में हो जाएगा। और स्ट्रीट लाइट जैसे ही जलेगा वैसे ही वुमेन की सेफ्टी हम इंश्योर कर सकते हैं, अंधेरा नहीं रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? पुलिस हेल्पलाइन नंबर, पिंक बूथ बना सकते हैं। ये सब काम जल्दी, ये क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल, दोनों पे काम कीजिएगा तभी जाके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दूसरा, स्प्रिंट वर्सेस मैराथन। एक होता है स्प्रिंट, एक होता है मैराथन। एक होता है कि भाई हमको 100 मीटर का रेस दौड़ना है, एक होता है कि भाई हमको 100 किलोमीटर का दौड़ना है। दोनों में अप्रोच डिफरेंस होना चाहिए। दोनों में अगर अप्रोच अलग अलग नहीं होगा तो फिर आप कोलैप्स कर जाएंगे। 100 मीटर का रेस का अलग नीति होती है, दौड़ना दोनों में है, 100 मीटर वाले में भी दौड़ना है और 100 किलोमीटर वाले में भी दौड़ना है। दोनों में अगर अपने पॉलिसी को आप चेंज नहीं करेंगे, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेंगे, फिर आप कोलैप्स कर जाएंगे। तो भारत को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ साथ स्प्रिंट और मैराथन दोनों मोड को अपनाना पड़ेगा। इस तरीके से भारत क्या होगा? इस तरीके से होगा आत्मनिर्भर। और हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन बिकॉज वी वांट टू बी डेवलप कंट्री। हमको डेवलप जब बनना है, हमको विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमको ये करना पड़ेगा। बिकॉज करंटली वी आर डेवलपिंग, हम तो डेवलपिंग है ना। तो हम डेवलपिंग से अगर डेवलप बनना चाहते हैं तो हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें समर्थन देना चाहते हैं तो ज्वाइन का भी बटन दबा सकते हैं। और आप हमारे कोर्सेस में भी इनरोल कर सकते हैं जो कि 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। टेक केयर, हैव अ गुड डे।